हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आर के एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हमारा कक्षा 12वीं से जो हमारा वीडियो चल रहा है, सेशन चल रहे हैं, उसमें हमने लास्ट सेशन में देखा था विद्युत विभव एवं विद्युत विभव की परिभाषा देखा था, उसका सूत्र देखा था। साथ में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना भी की थी। तो आज जो हमारा आगे का पार्ट है वो भी विद्युत विभव से ही रिलेटेड है। तो उसमें हम देखेंगे कि विभव को जो कारक प्रभावित करते हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विभव को प्रभावित करने वाले कारक। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था पार्ट में कि विभव का जो फॉर्मूला निकल के आया था, सूत्र, विभव का मान वो कितना था, V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन पे D क्या थी, दूरी थी, परीक्षण आवेश तक की दूरी थी बिंदु से। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात या विद्युत की क्या कहलाती है, वायु की शीलता, पदार्थ की या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। और के हमारा क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो इस फॉर्मूला से हम क्या देखेंगे कि जो विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये राशि है 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट राशि है, तो ये तो हमेशा समान ही रहेगी। तो इसमें जो हमें दिखाई दे रही है हम उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो चीज़ विभव के अनुक्रमानुपाती आएगी और विभव के कैसे आएगी, व्युत्क्रमानुपाती आएगी, तो वही क्या कहलाएंगे, उसके कारक। तो देखिए सबसे पहले जो कारक है वो है V अनुक्रमानुपाती Q। मतलब विभव किस पे डिपेंड करेगा, आवेश पे निर्भर करेगा। तो आवेश की मात्रा जितनी, इसका मतलब क्या होता है अनुक्रमानुपाती का, कि जितना ज़्यादा अधिक आवेश होगा विभव भी उतना ही कितना ज़्यादा, हमें विभव का मान कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो आवेश की मात्रा कैसी होनी चाहिए। अब कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए उसमें यदि आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो उसका विभव भी कैसा होगा, अधिक होगा। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं और जब हमारा वाइवा होता है तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या आवेश को बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि क्या होगा, आवेश को बढ़ाने पर विभव का मान कैसा होगा, बढ़ेगा। तो हमारा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा V व्युत्क्रमानुपाती किसके है, D के, दूरी के। तो V व्युत्क्रमानुपाती 1/D। तो इसका क्या मतलब होगा, यदि हमने दूरी को अधिक कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, यदि हमने इस पॉइंट को बढ़ाया है तो ये कैसा मिलेगा, हमको कम मिलेगा। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, हमें V का मान मतलब विभव का मान कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो दूरी ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या निकल के आ रहा है, V व्युत्क्रमानुपाती 1/K। मान लीजिए हमने किसी पदार्थ में परावैद्युतांक को बढ़ा दिया, परावैद्युतांक ला लिए हमने, तो क्या होगा, विभव का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विभव को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परावैद्युतांक का मान कम ही रखना होगा। मैंने परावैद्युतांक कैसा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, जिससे हमें विभव कैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। ओके। अब जो हमारा फोर्थ वाला जो पॉइंट है, कारक है, फोर्थ वाला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए जो फोर्थ वाला है वो इस फार्मूला पे निर्भर नहीं है, इसलिए वो कैसा है, इम्पोर्टेंट कारक है। तो वो क्या है, यदि हम अन्य चालक की उपस्थिति कर दें, क्या कर दें हम, अन्य चालक की उपस्थिति पर
विभव का मान कैसा होता है, कम हो जाता है। विभव का मान कैसा होता है, कम हो जाता है। ओके, तो अन्य चालक की उपस्थिति पर क्या होगा, विभव का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने सपोज कीजिए कि एक क्या है, विद्युत क्षेत्र ले लिया। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया कि एक अन्य चालक की हमने क्या रख दिया, प्लेट रख दिया इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, विद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा, इसमें ऋणात्मक आवेश अपने आप कैसा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा विद्युत प्रेरण के कारण। तो पहले से हमारे पास क्या चाहिए, प्लस क्यू आवेश चाहिए, और जब ऋण आवेश की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा विभव का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी हम अन्य चालक को यदि उसमें उपस्थित कर दें तो उसमें क्या होगा, विद्युत प्रेरण के कारण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और हमें तो परीक्षण आवेश कैसा होता है, एकांक धन आवेश होता है। तो इसलिए अन्य चालक की उपस्थिति पर क्या होगा, विभव का मान कम हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका 4 नंबर का, ये आपके फॉर्मूला पे निर्भर नहीं है। इसलिए आपको इसको याद रखना है कि जब भी हम इस प्रयोग में विभव का मान जब भी हम निकालते हैं, यदि हम उस प्रयोग में अन्य चालक की उपस्थिति करा दें तो क्या होगा, विभव का मान कम हो जाएगा। तो ये तो थे विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपको पूछ लेता है एमपी बोर्ड एग्जाम में। आपका क्वेश्चन जैसे बन के आया कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान निकालिए, बिंदु आवेश के कारण विभव का मान निकालिए तथा साथ में विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखिए। तो ये आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिया। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ चुका है कि विभिन्न स्थितियों पर हमने क्या किया था विद्युत क्षेत्र वाले में, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, विभव की भी गणना करेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो ये तो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इस पार्ट के पहले क्या कीजिए, जो मेरे 5-6 वीडियो बन चुके हैं अपने विद्युत क्षेत्र तथा आवेश से, तो उनको एक बार लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको जो ये समझने में आसानी हो। क्या होता है कि हम किसी भी पार्ट को बीच से देखना चालू कर दें, हमने उसके पहले कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, तो उसमें क्या होता है आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही नहीं है और आपको जो ये भी समझ में सही से नहीं आएगा। तो आप रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले आप मेरे 4-5 वीडियो जो बन चुके हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, उनको एक बार लर्न कर लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं अक्षीय स्थिति में अब हम क्या करेंगे, विभव की गणना करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, और आपने इस चीज़ को एक बार पहले पढ़ चुका है तो आपको क्या है, इसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी। ये जो इस चैप्टर से जो ये 2-3 क्वेश्चन है, जैसे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, या फिर बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना कीजिए, या फिर अक्षीय स्थिति में विभव की गणना कीजिए। तो ये जो इस चैप्टर से जो ये 4-5 टॉपिक हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से समझिए और इनको अच्छे से लर्न कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखें, इसकी व्याख्या करें, तो आपके नंबर जो है अच्छे से अच्छे आए। तो हम लिखते हैं अक्षीय स्थिति में विभव की गणना। अक्षीय स्थिति, टर्मिनोलॉजी वर्ड क्या होगा, एक्सिस पोजीशन। अक्षीय स्थिति को क्या बोला जाता है, एक्सिस पोजीशन। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप जब हायर एजुकेशन की तैयारी करें तो आपको ये टर्मिनोलॉजी वर्ड आने चाहिए। जब मैं इनको लिख रहा हूँ तो आपको भी इनको याद करना ही है। तो हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में विभव की गणना। अक्षीय स्थिति में विभव का मान, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं हम। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर लेंगे। किसी भी डेरिवेशन को सॉल्व करने के पहले हमको क्या करना है,
उसके फिगर को बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसका फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये 2 बिंदु ले लिया है ए और इस प्रकार से मैंने 2 बिंदु ले लिया है ए और बी। ये ए और बी 2 मैंने बिंदु ले लिया। इसमें मैंने माइनस क्यू आवेश, इसको मैंने क्या दे दिया, माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू आवेश रख दिया। ध्यान से देखिएगा, फिगर पे ही आपका क्या होता है, डेरिवेशन डिपेंड होता है। तो आपको फिगर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली समझना है। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बीच की दूरी को हमने कितना ले लिया, 2a ले लिया। यहाँ पे हमने एक मध्य बिंदु ले लिया जिसको हम नाम देंगे O। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी। अब इसको हम अक्षीय स्थिति क्यों कहेंगे, क्योंकि हम इस अक्ष को क्या करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। और इस पे हमने क्या ले लिया, एक P बिंदु ले लिया जिसमें क्या रखा है हमने, परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश। तो इस बिंदु पर हमें क्या करना होगा, परीक्षण आवेश में ही हम क्या करते हैं, विभव की गणना करते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो अब विभव की गणना हम यहाँ पे कहाँ करेंगे, इस P बिंदु पर हमने जो परीक्षण आवेश माना है। तो ये हो गया हमारा फिगर। अब देखिए ये O से लेके P बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल r कह देंगे। ओके, तो ये था हमारा फिगर। समझ में आ गया होगा आपको हमने क्या क्या लिया है। 2 बिंदु आवेश ले लिया है ए व बी, जिसमें ए माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। इसके बाद हमने क्या किया, ए और बी के बीच की दूरी को कितना मान लिया, 2a मान लिया है। फिर इसके बाद हमने अक्ष को बढ़ाया है, बिंदु P ले लिया। बिंदु P पे हमने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश, मतलब एकांक धन आवेश, उसी को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोला जाता है। बिंदु O से P के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण। ये माइनस मतलब क्या होगा, ऋणात्मक आवेश, और यहाँ पे धन लगा है मतलब धनात्मक आवेश। तो या तो आप माइनस क्यू लिखिए या फिर ऋणात्मक आवेश लिखिए। ओके, ऋणात्मक आवेश के कारण विभव निकालते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, V माइनस क्यू, मतलब ऋणात्मक आवेश के कारण विभव, इक्वल टू, विभव का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे D, D मतलब दूरी। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, दूरी देखते हैं। तो माइनस क्यू और O के बीच की दूरी कितनी है, A है, और यहाँ से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो ये दूरी कैसी होगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे हम, R प्लस A। ओके, सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट ना लिख के यहाँ पे हम बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। ओके, देखिए V माइनस क्यू ले रहे हैं क्योंकि हम ऋणात्मक आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू, मतलब यहाँ पे हम ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। ओके, तो यहाँ हम दूरी कौन सी लेंगे, AP लेंगे। इसको हम डायरेक्ट ना लिख के पहले ऐसा AP लिख लेते हैं ताकि समझने में क्या हो, आपको आसानी हो। तो यहाँ पे जो D आता था, विभव का फार्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए समझने में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे D। तो हमने क्या लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऋणात्मक आवेश है इसलिए माइनस क्यू ले लिया, और D की जगह हम कौन सी दूरी लेंगे, AP। अब हम मान रखते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन पे AP। अब AP देखिए, पहले हम क्या लेंगे, A बिंदु कैपिटल A से O के बीच की दूरी कितनी है, A है, और O से लेके P तक की दूरी कितनी है, R है। तो ये क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा R प्लस A। तो इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो ये था हमारा
माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अब हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, मतलब धनात्मक आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो निकालते हैं इसको, हम बोलेंगे V प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पे, प्लस की आवेश कहाँ पे है, ये है, तो कहाँ से कहाँ तक ये बी पी, क्या होगा बी पी। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नीचे नहीं दिखेगा। वैल्यू निकालते हैं, बीपी का मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V प्लस क्यू इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पे, बीपी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो बीपी हमारा कहाँ पे है, ये है, तो हमको क्या लेना है, प्लस की आवेश के कारण निकालना है। तो यहाँ पे O से लेके B तक कितना है, A है, और हमारा O से लेके P तक कितना है, R है। तो अब हमें ये छोटा वाला पार्ट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, R में से A को घटा देंगे, तो ये भाग हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, R माइनस A। तो इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास ऋणात्मक आवेश के कारण विभव का मान आ गया, धनात्मक आवेश के कारण विभव का मान आ गया। अब हम निकालेंगे परिणामी विभव। तो परिणामी विभव निकालने के लिए, परिणामी विभव, इसको हम क्या नाम देंगे, कैपिटल V। तो क्या करेंगे हम, V प्लस Q, दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को, तो V प्लस Q, V माइनस Q। आप चाहें तो माइनस Q को भी पहले लिख सकते हैं, बाद में V प्लस Q को भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, V प्लस Q को पहले लिख लिया, प्लस V माइनस Q, दोनों को कैसा करेंगे, जोड़ेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, V प्लस Q की वैल्यू ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे R माइनस A प्लस V माइनस Q की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन पे R प्लस A। तब V इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो बस उसको कैसा करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसको क्या किया हमने, कॉमन निकाल लिया। जब हमने इसको कॉमन निकाल लिया तो अब अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस A, और देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस था और यहाँ पे प्लस लगा है, तो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको कैसा लिख देंगे, माइनस 1/R प्लस A। सॉल्व करते हैं आगे, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखिए A² माइनस B² का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में A प्लस बी, दूसरे कोष्टक में A माइनस बी। तो वैल्यू पुट कर, ये हो गया हमारा A माइनस बी और A प्लस बी, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये R² माइनस A²। फार्मूला ये होता है ना, जिसे नहीं पता मैं उसको एक बार नीचे लिख के बता दे रहा हूँ, A² माइनस B² इक्वल टू होता है A प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में A माइनस बी। तो हमारे पास क्या है, A माइनस बी और A प्लस बी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, R² माइनस A², मतलब A² माइनस B²। मैथमेटिकल फार्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में जहाँ जहाँ आप डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको मैथमेटिकल फार्मूले लगेंगे। तो गणितीय अवधारणा
आपको याद करना ही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक बार क्या आएगा हमारे पास r प्लस ए आ गया, r प्लस ए, और ये क्या हो गया माइनस का r, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का r, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस ए, तो r से r कैसा होगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a, a प्लस ए कितना हो गया 2a, और अंदर कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे तो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका फॉर्मूला निकाला था, वो क्या होता है P इक्वल टू 2QR होता है। क्या होता है P इक्वल टू 2QR। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है 2QA, A मतलब आपकी क्या है दूरी है, और R भी क्या कहलाता है दूरी कहलाता है। तो हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे अब P, तो P अपान पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका अक्षीय स्थिति में विभव का मान होगा। अक्षीय स्थिति में क्या होगा विभव का मान। जब भी आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए तो जो भी मान निकल के आए आप उसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा एग्जाम में भी, ताकि जब एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो ये बहुत ही आपके जो डेरिवेशन में जो रहेगा एक प्रकार की अच्छी क्वालिटी लाएगा, जिससे आपके नंबर क्या होंगे अच्छे से अच्छे मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा अक्षीय स्थिति में विभव का मान। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना। तो निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना बहुत ही आसान है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कैसा हो जाता है शून्य हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव का मान। ये जो मेरा डेरिवेशन मैंने जो आपको लिखाया है ये फेयर नोट है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको क्या कीजिएगा अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है इस फिगर के बाद आपको क्या लिखना है माना कि करके आपको पूरी इसका विवरण लिखना है। उसके बाद एज अ पॉइंट टू पॉइंट आपको इसी प्रकार इसको हल करना है। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करिएगा ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आएँ। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक निरक्षीय स्थिति वाला। जैसा कि मैंने बताया निरक्षीय स्थिति में क्या होता है विभव का मान शून्य हो जाता है। आपको इसको समझने में इसलिए दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि ये आपका एक प्रकार से रिवाइज ही हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों स्थितियों में क्या किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। उसी प्रकार आपको क्या करना है दोनों स्थितियों में विभव की भी गणना करना है। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आता है इस चैप्टर से, तो आप जितना हो सके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके पहले वाले मेरे सारे पार्ट्स को भी अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपको इसको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना जाए। अब आपने बीच से कोई भी पार्ट उठा लिया और आप उसको देख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं तो आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है सीधे बीच से ही पार्ट को उठा लिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो क्या होगा टॉपिक बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं हमारा टॉपिक जो है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बताता हूं ताकि आप एग्जाम में भी पॉइंट टू पॉइंट लिखें, तो उसमें क्या होता है डेरिवेशन में अच्छी क्वालिटी आ जाती है, नंबर भी आपके जो होते हैं वो कटते नहीं हैं। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान, इसको निरक्षीय स्थिति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है एक उदासीन बिंदु होता है।
अब देखिए इसको हम अपने फिगर की सहायता से पहले अच्छे से समझ लेते हैं इसके फिगर को, ताकि आपको डेरिवेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना जाए। तो मान लीजिए ये हमने एक अक्ष ले लिया, इसको हम दे देते हैं ए व बी। क्या नाम देंगे? ए व बी। अब इसमें जो एक उदासीन बिंदु है उसको हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं इस प्रकार से। ये यहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया, यहाँ पे हमने माइनस क्यू आवेश रख दिया। इनके बीच की दूरी 2a मान लिया, तो यहाँ पे a हो जाएगी। और इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया है? P, जिसमें क्या रखा है? परीक्षण आवेश। बहुत ही सिंपल फिगर है। आपने क्या किया? दो बिंदु आवेश ले लिया, a व b। a को हमने धनात्मक आवेश, b को हमने ऋणात्मक आवेश मान लिया। इसके बाद उनके बीच की दूरी हमने कितना माना? 2a। फिर इस a व b के बीच में हमने एक उदासीन बिंदु ले लिया है o से हमने क्या किया? एक बिंदु P ले लिया उदासीन, एक प्रकार से हमने यहाँ पे अक्ष खींच दिया और इसको हमने क्या नाम दे दिया? बिंदु P। अब इस बिंदु P पर क्या होगा? परीक्षण आवेश होगा, जिसपे हमें क्या करना है? विभव की गणना करना है। तो अब OP, इसके बीच की दूरी को हमने क्या दे दिया? स्मॉल r नाम दे दिया। तो आपको फिगर की गणना करने में, विवरण करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाएगी। तो ये हो गया हमारा फिगर। अब देखिए क्या करेंगे हम? फिर से वही प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे? विभव का मान निकालेंगे। तो धनात्मक आवेश के कारण विभव का मान, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का मान। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान बहुत ही इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विभव का मान कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो देखते हैं, V प्लस क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे क्या होगा? R का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लेंगे हम? AP ले लेंगे। क्या लेंगे? AP। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? AP होगी। और AP हो गई तो हम इसको क्या नाम देंगे? अब समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ओके, तो ये था हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण। अब हम जो निकालेंगे वो क्या होगा? माइनस क्यू आवेश के कारण विभव का मान। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब माइनस क्यू मतलब यहाँ पे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, तो V माइनस क्यू इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, क्योंकि माइनस ऋणात्मक आवेश है इसलिए इसके सामने हमने क्या लगाया? माइनस लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? BP। तो इसको दे देंगे हम BP। समीकरण नंबर कितना देंगे इसको? 2। अब हम क्या निकालते हैं? परिणामी विभव। परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालेंगे तो क्या होगा? V इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। धनात्मक आवेश का विभव ऋणात्मक आवेश के विभव को कैसा करेंगे? जोड़ देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या निकल के आया था? Q अपॉन पे AP। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या किया? धनात्मक आवेश के कारण विभव को, वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2 से वैल्यू पुट करेंगे, माइनस क्यू अपॉन पे BP। अब देखिए ये माइनस चिन्ह हो गया,
तो धन और ऋण कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे AP। मैं आपको बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए, नहीं तो मैं यहाँ पे अभी चूकी करके लिखता तो ये वैल्यू, ये पॉइंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप यदि ऐसा पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो Q अपॉन पे AP हो गया, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पे क्या हो जाएगा, ये BP हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस तो बाहर निकाल लिए। तो धन ऋण का क्या हो गया, ऋण हो गया। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे जो है AP किसके बराबर है, BP के बराबर है। संधि बाहु त्रिभुज समझ लीजिए इसको। तो क्या होगा, दो भुजा बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, AP बराबर क्या है, BP। चूंकि AP बराबर क्या है, BP है। अब देखिए, जब AP बराबर BP हो गया, ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ BP की जगह में हम क्या रख सकते हैं, AP रख सकते हैं। तो क्या होगा, ये तीनों राशि, ये वाले मान तो हमारे कैसे हैं, बराबर ही हैं। जब ये भी वैल्यू बराबर हो जाएगी AP और BP, तो क्या होगा, ये आपस में कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो विभव का मान निकल के आएगा V इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए निरक्ष स्थिति में क्या होता है, विभव का मान कैसा होता है, 0 होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब आपसे कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है या ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि निरक्ष स्थिति में विभव का मान क्या होता है बताइए, तो आप क्या बताएंगे उस समय में कि 0 होता है। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या किया, अक्षीय स्थिति में विभव की गणना की और निरक्षीय स्थिति में भी क्या किया, विभव की गणना को हमने किया और उसके डेरिवेशन को समझा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अब देखिए हमने फिगर बना लिया। फिगर के बाद आपको क्या करना है, इस डायग्राम की क्या करना है, विवरण लिखना है कि माना कि हमने ये माना 2 आवेश, इस प्रकार से जो भी मैंने बताया था आपको पहले, उसको पूरा ऐसा लिख लेना है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद आपको इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है डेरिवेशन की। सीधे पॉइंट टू पॉइंट आप ऐसा लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके क्या होंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखने से एग्जाम में जो है नंबर आपके अच्छे आएंगे। ओके, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट अपने सेशन में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स।